बात करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अभी हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसमें एक जीन का इनहेरिटेंस हमने समझने की कोशिश की थी जब एक टॉल एंड डॉर्फ प्लांट में क्रॉस करवाया गया था, वो था लॉ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। क्या होगा अगर एक प्लांट जिसमें हमने दो कैरेक्टर्स को, एक मेंडल ने क्या किया कि अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पी प्लांट में दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया और ये देखने और समझने की कोशिश की कि उन दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक्चुअली होता किस तरीके से है। तो इस लॉ को या तो हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है, या फिर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और इन्हीं क्रॉस में से अगले जो मेंडल के जो दो नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगले जो उनके दो हाइपोथेसिस है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इसी में से निकलकर सामने आएगा, जिसको हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने जो जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो था पी प्लांट, गार्डन ट्री, जिसको बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, और 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को उन्होंने एक साथ स्टडी किया था कई जनरेशन तक, और उसके बेसिस पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पर जो उन्होंने हाइपोथेसिस को, जो प्रिंसिपल्स को लोगों के सामने लेकर आए थे, उसको हम आज स्टडी करते हैं एज इट इज। तो अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसे प्लांट को सिलेक्ट किया। अब उसमें जिस कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने अब कैरेक्टर को स्टडी किया सीड को, सीड का, और सीड में भी दो कैरेक्टर्स को उन्होंने एक साथ स्टडी किया। तो सीड का शेप कैसा है और दूसरा सीड का कलर कैसा है। सीड को हम कॉटिलेडन भी बोलते हैं, मटर का जो दाना होता है कॉटिलेडन बोलते हैं, इसको हम कॉटिलेडन भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सीड जिसका शेप राउंड और दूसरा जो टाइप था वो रिंकल्ड टाइप था, यानी कि एक सीड टाइप जो था प्लांट का राउंड था, दूसरे प्लांट का जो सीड टाइप था वो था रिंकल्ड। उसी प्लांट में जो सीड का कलर था वो था येलो, और दूसरे प्लांट में जो सीड का कलर था वो था ग्रीन, यानी कि एक प्लांट राउंड और येलो था, दूसरा प्लांट रिंकल्ड और ग्रीन था। तो जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने इस बार सीड के दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने की कोशिश की। सीड का शेप राउंड था एक प्लांट में, और उसी प्लांट में सीड का कलर था येलो। दूसरे प्लांट में सीड का जो शेप था वो रिंकल्ड था और कलर उसका ग्रीन था। इसमें राउंड और येलो जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल्ड ग्रीन वाले प्लांट के ऊपर। ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ऑलराइट, तो अब इसको मैंने इधर लिखा हुआ राउंड येलो का हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया ग्रीन रिंकल प्लांट के साथ। ऑलराइट, तो राउंड येलो और ग्रीन रिंकल, ये इसका क्या फिनोटाइप हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकली वो अपीयर कैसे होता है। अगर उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन की बात करें, और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, देयर इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ जीन व्हिच कंट्रोल दीस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। हमेशा जो ये ट्रेट्स हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन्स, जिनको बोलते हैं एलील। तो राउंड वाले के दो एलील हो गए, कैपिटल आर इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। दूसरा जो कैरेक्टर है येलो, ये भी डोमिनेंट है, इसके लिए हमने जो सिंबल यूज किया वो सिंबल वाई यूज किया है, कैपिटल वाई, क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन यानी कि फिनोटाइप क्या बनेगा, आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ऑलराइट, उसी तरीके से जो ग्रीन और रिंकल्ड है उसका जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसका जीनोटाइप है। और दो बार क्यों लिखा है ये आप समझ गए होंगे कि ये राउंड के कैरेक्टर को जो कंट्रोल करते हैं वो एलील है। एलील इज अ पेयर ऑफ जीन व्हिच कंट्रोल द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो आर आर वाई वाई डोमिनेंट है, स्मॉल आर वाई ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पर आप लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जब ये प्लांट्स, मान लीजिए ये मेल प्लांट और ये वो फीमेल प्लांट है, क्योंकि मेल और फीमेल प्लांट दिखाना पड़ेगा। ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, इसके बीच में उन्होंने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कराया भाई, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन क्रॉस पॉलिनेशन में कैसे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, इसके जो मेल के जो गैमीट्स है वो सेपरेट होंगे, जिनको बोलते हैं स्पोर्स, और
इनके गैमेट्स सेपरेट होंगे, तो उसका जो गैमेट होगा उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि जेनेटिक में जीन में जो गैमेट्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम का पेयर का एक ही पार्ट जाता है। क्रोमोसोम का अगर मान लीजिए जितने भी क्रोमोसोम है वो हाफ ऑफ डिवाइड होकर गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन गैमेट का वो क्या बनेगा, आर वाई। तो ये इसका क्या होगा, ये इसके गैमेट हो गए, और जो ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा गैमेट उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, ये गैमेट हो गए। ऑलराइट, ये कौन सी जनरेशन है, ये पी जनरेशन है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन में, पी जनरेशन में उन्होंने पहले तो क्या कराया, क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन के बीच में उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने करवाया सेल्फ पोलिनेशन। तो ये जो जनरेशन फर्स्ट आई, ये कौन सी जनरेशन थी, पी जनरेशन। ये पी जनरेशन, ये एफ जनरेशन। अच्छा, ये तो उसका हो गया जीनोटाइप, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। लेकिन अगर मैं इसके फिनोटाइप की बात करें तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसको फिनोटाइप होगा राउंड येलो, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इसका जो फिनोटाइप, ये कैसे प्लांट कैसे होंगे, इनके सीड्स कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। ये कैसे, राउंड और येलो। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो डोमिनेंट वाला एलील है वो रिसेसिव वाले एलील को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, उसके ट्रेट को फर्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं होने देता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने यहाँ पर दोबारा पढ़ लिया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो अब ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं, तो अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं, जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, और उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। मेंडल को ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेंडल को अपने समय पर जीन्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने हालांकि एक हाइपोथेसिस में ये लोगों को बताने की कोशिश की कि कुछ ना कुछ डिस्क्रीट यूनिट होती है जो एज इट इज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, लेकिन उस यूनिट को एक्चुअली जीन कहते हैं, ये उनको पता नहीं था। जीन नाम बहुत बाद में आया है, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उसका नाम जीन रखा। मेंडल ने अपने समय पर उन डिस्क्रीट यूनिट्स को क्या बोला, फैक्टर्स। क्या बोला, फैक्टर्स। ठीक है, उनको जीन के बारे में कुछ नहीं पता था। जीन ऑलवेज अकर इन पेयर्स, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। दिस इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। इसको लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन के प्लांट था उसमें कराया सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पर उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, दोबारा से हम ये स्क्वायर बनाएंगे, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये आपको ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हेल्प करता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। तो उसको पुनेट स्क्वायर का हम दोबारा से इसको हम यूज करेंगे। अब इनका क्या करेंगे, इनके हम जेनेटिक कॉम्बिनेशन को सेपरेट कर देंगे, इस प्लांट के और इस प्लांट के। ये मेल प्लांट मान लीजिए या फीमेल प्लांट मान लीजिए, इसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ऑलराइट, ये हम वर्टिकल कॉलम्स में लिख लेंगे इस तरीके से। और जो दूसरे पेरेंट के जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उनको सामने यानी कि हॉरिजॉन्टल रो में लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको हम कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे, आर आर, वाई वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, आर आर, और कैपिटल वाई, आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, आर वाई, आर वाई,
आर आर स्मॉल वाई और आर आर वाई, ये इसके 16 जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हुए। तो जब उन्होंने इस तरीके का क्रॉस कराया पुनेट स्क्वायर की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होंगे। ये मेल पेरेंट्स के गैमेट हमने सेपरेट किए हैं कि एक गैमेट में केवल एक ही पेयर ऑफ जीन रह सकता है, और ये दूसरे पेरेंट के जो है गैमेट्स हैं इनका जब आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया, तो अगर ये पुनेट स्क्वायर इसमें 16 बॉक्सेस हैं, इनमें अगर हम कॉम्बिनेशन को पढ़ें तो जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है ये राउंड येलो है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये राउंड येलो है क्योंकि ये राउंड और वाई दोनों डोमिनेंट एलील हैं। कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई ये राउंड येलो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो है ये भी। उसी तरीके से आर कैपिटल वाई ये भी राउंड येलो है। स्मॉल आर कैपिटल वाई आर स्टैंड्स फॉर रिंकल्ड, तो ये रिंकल्ड है, येलो है। आर कैपिटल वाई ये राउंड येलो है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर रिंकल्ड है और कैपिटल वाई जो कि डोमिनेंट है तो फिर ये राउंड रिंकल्ड येलो हो गए। उसी तरीके से ये राउंड येलो है। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो है ये भी। कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, तो ये कैसे सीड बने हुए राउंड ग्रीन बने, इसमें भी राउंड ग्रीन बने। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो है ये भी। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रिंकल्ड येलो है। स्मॉल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन है और स्मॉल वाई राउंड ये रिंकल्ड ग्रीन है। अगर इनके रेशियो की बात की जाए, अच्छा देखिए ये तो ये हमने 16 का केवल इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। एक्चुअली जो उन्होंने जो इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो उन्होंने सीड कलेक्ट किए सैंपल के तौर पर, वो लगभग 556 सीड्स कलेक्ट किए। फिर उनमें से उन्होंने देखा कि लगभग 315 राउंड येलो सीड्स थे, 108 राउंड ग्रीन सीड थे, 101 के लगभग रिंकल्ड येलो सीड्स थे और लगभग 32 के लगभग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे। तब उन्होंने अब देखा कि F2 जनरेशन में जितने सीड्स मिले उनका जो रेशियो था, जो काउंटिंग थी, वो नंबर था कुछ इस तरीके से था। अब अगर इसमें इनका अगर फिनोटाइप देखें तो 315 राउंड येलो थे, राउंड येलो पेरेंट कॉम्बिनेशन है। 32 रिंकल्ड ग्रीन थे, ये दूसरा वाला पेरेंट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसके अलावा दो नई तरीके के उनको सैंपल्स दिखाई पड़े जो दोनों में से किसी पेरेंट से मिलते जुलते नहीं थे। उसमें 108 के करीब राउंड ग्रीन थे और 101 के करीब रिंकल्ड येलो थे। ऑलराइट, अब इनके अगर रेशियो की बात की जाए, इनमें अगर आप टोटल काउंट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप आराम से अपने जब आपको टाइम मिले तो उसको आप बनाकर देखिएगा और उसको काउंट कीजिएगा। इसमें अगर हम सीड्स का शेप देखें, उनका जो ट्रेड्स उनको अगर स्टडी करेंगे, किस ट्रेड वाले कितने सीड्स हैं, तो जो टोटल राउंड सीड मिलते हैं इसमें करीब 12 राउंड सीड्स हैं, 4 रिंकल्ड सीड्स हैं, इसमें आप काउंट कीजिएगा। टोटल येलो सीड्स जो मिले वो कितने 12 थे और टोटल ग्रीन सीड्स मिले वो कितने मिले 4 मिले। तो अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें, रेशियो कितना है 12:4 या 3:1 रेशियो बोल सकते हैं, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें भी वही रेशियो निकल के आता है 3:1 का। तो अगर हम बात मोनो हाइब्रिड क्रॉस की करें, डाई हाइब्रिड की क्रॉस करें, यहाँ तो हम केवल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 जनरेशन तक ही इसको स्टडी करते हैं। बेटल ने इस एक्सपेरिमेंट को कई जनरेशन तक, 3-4 जनरेशन तक इसको करके देखा और ऑब्जर्व किया और हर बार लगभग उनको वही रिजल्ट मिला। ऑलराइट, तो ये जो है पूरा दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन या डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम में आता है, जिसको आप पढ़कर अच्छी तरह समझकर नोट्स बना लें। एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज एक्सप्लेन किया गया है और उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर आप अपने नोट्स बना लें और परीक्षा की तैयारी करें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।